मेकअप करते हैं, लेकिन वो देश आज लो बर्थ रेट से जूझ रहा है। वहाँ की फर्टिलिटी इतनी ज्यादा लो है कि वहाँ के प्रेसिडेंट यून सुक योल ने 2022 में लाइव टेलीविजन में अपने संबोधन के दौरान ये तक कह दिया कि वो अपने देश में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक नया मंत्रालय बनाएंगे जो कुछ नए नियम बनाएगा, जिससे साउथ कोरिया की जनसंख्या फिर से पहले की तरह बढ़ जाएगी। इसके अलावा वहाँ की सरकार ने वहाँ के पेरेंट्स को बच्चे पैदा करने में इनकरेज करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करनी शुरू कर दी है। जैसे किसी भी कपल को फर्स्ट बेबी होगा तो उसके जन्म के बाद ही $750 हर महीने दिए जाएंगे, और ये राशि उस कपल को तब तक दी जाएगी जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता। यानी कि बच्चा जब 1 साल का होगा तब तक उसके पास $9,000 होंगे, जो कि इंडियन करेंसी में 7,57,000 रुपए होते हैं। इनफैक्ट वहाँ की सरकार के अलावा वहाँ मौजूद कंपनीज भी कपल्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने में इनकरेज करने के लिए काफी कुछ कर रही हैं। जैसे कि उनकी कंपनी में काम करने वाले कपल्स में किसी को भी अगर तीसरा बच्चा होता है तो उस कपल को रहने के लिए नया घर वो कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। यानी कि वहाँ पर खुद का घर पाने के लिए आपको 3 बच्चे पैदा करने होंगे, लेकिन वहाँ के लोग बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा करने के पीछे साउथ कोरियन कंपनीज का ये कहना है कि अगर वहाँ के लोगों ने बच्चा ना पैदा करने का दौर इसी तरह से जारी रखा तो आने वाले 25 सालों में वहाँ की मोर देन 40% पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी और कंपनी में काम करने के लिए वहाँ यूथ ही नहीं होगी, जिस वजह से वहाँ रिटायर होने वाली उम्र में भी लोग काम करेंगे। अब आखिर साउथ कोरिया में ये बर्थ रेट का डाउनफॉल आया कहाँ से, ये जानने के लिए हमें वहाँ के इतिहास पर एक बार नजर डालनी होगी। दोस्तों, साल 1945 में जब कोरिया का विभाजन हुआ तो उससे 2 नए देश बने, एक साउथ कोरिया और दूसरा नॉर्थ कोरिया। बंटवारे के बाद अगले 10 सालों तक वैसे तो वहाँ की जनसंख्या में खासा फर्क देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट बंटवारे के बाद वहाँ का फर्टिलिटी रेट लगातार बढ़ता ही रहा और साल 1955 में एक वो समय आया जब वहाँ का फर्टिलिटी रेट ऑल टाइम हाई पर था। 1955 में वहाँ के लोग एवरेज 6 बच्चे पैदा किया करते थे, लेकिन उसके बाद मानो वहाँ की जनसंख्या में ग्रहण सा लग गया। दोस्तों, बंटवारे के बाद साल 1960 के बाद से कोरियाई समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया। दोस्तों, आपको बता दें, एक समय पर हमारा भारत देश और पड़ोसी देश पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर दिए। वैसे ही कोरिया पर भी किसी समय तक जापान का शासन हुआ करता था और 15 अगस्त 1945 को जब कोरिया जापान से आजाद हुआ तब तक वो एक ही देश हुआ करता था। लेकिन बंटवारे के बाद से ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अपना दुश्मन मानने लगा और इसी का परिणाम ये हुआ कि साल 1945 में अलग हुए दोनों देशों में आने वाले 5 सालों के अंदर ही युद्ध शुरू हो गया। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला बोल दिया। नॉर्थ कोरिया का साथ देने के लिए उसके पीछे यूएसएसआर और चाइना जैसे देश खड़े थे। वहीं साउथ कोरिया की रक्षा करने के लिए उसके साथ अमेरिका खड़ा था। मजबूत दुश्मन होने के कारण बेवजह शुरू हुआ ये युद्ध 3 सालों तक चला और ये युद्ध जुलाई 1953 में जाकर बंद हुआ। इस युद्ध में 15 लाख लोग बेमौत मारे गए। कुछ लोगों के तो पूरे के पूरे घर उजड़ गए। कई परिवारों में तो उनके सदस्यों की लाशें तक नहीं मिली और यही साउथ कोरिया की बढ़ती हुई जनसंख्या का मेन टर्निंग पॉइंट था। बंटवारे के बाद से साल 1945 और 1950 के बीच में साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट 6.1% बढ़ा था, लेकिन युद्ध विराम के बाद यानी कि साल 1953 के बाद मानो वहां की जनसंख्या पर ग्रहण लग गया। युद्ध के बाद वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल चुकी थी। पहले तो गुलामी और फिर उसके बाद में आजादी मिली भी, तो उसके तुरंत बाद हुआ युद्ध, जिसके चलते पूरे साउथ कोरिया में गरीबी फैल चुकी थी। दोस्तों, साउथ कोरिया में एक गाँव है जिसका नाम है नोगोक और कोरियाई युद्ध के बाद अनगिनत अन्य माता पिता की तरह नोगोक गांव के स्लैश एंड बर्न किसानों ने शिक्षा को अपने बच्चों के लिए कमरतोड़ काम और गरीबी से बचने का टिकट माना। यानी कि उनकी ऐसी सोच थी कि गरीबी कितनी भी हो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दो ताकि उनके बच्चे आने वाले समय में कमा पाए, जिससे उनकी गरीबी दूर हो। अब इतनी गरीबी का कारण थे वहाँ के लोग जो उस समय 7 बच्चे पैदा किया करते थे, लेकिन साल 1960 आते आते वो 4.5 बच्चों में आ गए। यानी कि अब वो 4 बच्चे पैदा करने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि 4.5 बच्चे होंगे तो उनमें से अगर एक बच्चा भी पढ़ लिख जाएगा और उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो सारी उम्र हमें और हमारे बाकी बच्चों को पाल सकेगा। ऐसे में कई परिवारों को समस्या हो जाती थी। समस्या ये कि जिन घरों के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाते थे तो उनकी नौकरी लग जाती थी और वो अपने परिवार को संभाल लेते थे, लेकिन जो पढ़कर कुछ नहीं कर पाते
थे उनके पास गांव जाकर खेती किसानी और मजदूरी करने के अलावा कुछ और चारा नहीं होता था, जिसके चलते वहां के फर्टिलिटी रेट में समय के साथ साथ गिरावट आती गई। क्योंकि दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वहां के गार्जियन कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते थे, और जैसे जैसे वहां की यूथ पढ़ती लिखती गई वो बच्चे पैदा करना ही भूलते गए। इसके अलावा वहां के लो फर्टिलिटी रेट के पीछे एक और कारण था, और वो था वसेक्टोमी यानी कि नसबंदी। दरअसल वहां की सरकार ने उस समय आबादी पर नियंत्रण लगाने के लिए एक वियर्ड रूल निकाला कि आर्मी की रिजर्व ट्रेनिंग सभी के लिए मैंडेटरी है, लेकिन अगर जो भी लोग अपनी नसबंदी करवा लेते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग में छूट मिलेगी। उस समय ऑफिशियल्स को ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। सरकार द्वारा निकाले गए इस रूल का ड्रॉबैक ये निकला कि पूरे साउथ कोरिया में जो बर्थ रेट 60s में 4.5 बच्चों का था वो 70s में आते आते गिरकर 1.2 रह गया, और ये बर्थ रेट उस समय तक दुनिया में सबसे कम जन्म दरों में से एक था। इसी ड्यूरेशन में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या आधे से ज्यादा घट गई। इस डेमोग्राफिक चेंजमेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित नोगोक जैसे ग्रामीण कस्बे और उनके पब्लिक स्कूल्स हुए। साउथ कोरिया का एक सर्वे कहता है कि साल 1982 से लेकर अब तक पूरे साउथ कोरिया में लगभग 3600 से ज्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कूल्स ग्रामीण कस्बों में हैं, क्योंकि वहां पर नए बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं और यहाँ पर बच्चों की बहुत कमी है। साल 1960 के बाद से वहाँ के फर्टिलिटी रेट में आई कमी अभी तक दूर नहीं हो पाई है। सरकार वहाँ पर समय समय पर कई प्रयास भी करती रहती है, लेकिन अब सब कुछ फेल हो चुका है। वर्तमान में वहाँ का फर्टिलिटी रेट 1 से भी नीचे है, यानी कि वहाँ का हर कपल बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। और ये सब देखकर अब जाकर सरकार की आंखें खुली है, क्योंकि वहाँ की सरकार को अब पता चल चुका है कि देश में नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जिससे वहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रिटायर होने की उम्र में भी लोग लगातार काम कर रहे हैं। वर्तमान में किए गए एक सर्वे के अनुसार साउथ कोरिया के लगभग 19% लोग 65 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। और दोस्तों कोरियन लड़के हो या लड़की, ये दोनों ही अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिसके चलते वहाँ के लड़कों की ऐसी सोच है कि अगर शादी कर ली तो अपनी बीवी को रोज खुश करने के चक्कर में उनके शरीर में वीकनेस आ जाएगी और 35 साल की उम्र तक पहुंचते ही वो बूढ़े होने लगेंगे। जबकि लड़कियों का ये मानना होता है कि शादी के बाद लड़कियां सेक्स करती हैं और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी का शेप बिगड़ जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोई भी नहीं देखेगा। और यही कारण होता है कि वहाँ की लड़कियां शादी करती भी हैं तो प्रेगनेंसी वाले पार्ट को स्किप करती हैं और वो बिना शादी के ही मजे लेना चाहती हैं, और मजे तो वो लेती ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्हीं सब का ध्यान रखते हुए वहाँ की सरकार ने लोगों को लालच देकर बच्चे पैदा करने के बाद में एक बिल पास किया है, जिसके अनुसार अगर कोई भी कपल शादी करता है और उसके लिए फॉर्म भरता है तो सरकार उसकी शादी के लिए 1 मिलियन साउथ कोरियन वॉन देती है। ये पैसा सिर्फ उन्हें शादी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा नए कपल को वहाँ की सरकार की तरफ से हर महीने रेंट पर रहने के लिए 10,000 साउथ कोरियन वॉन दिए जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ की सरकार बच्चे पैदा करने के लिए इतनी ही मदद वहाँ के लोगों की करती है तो जनाब हाँ, लेकिन इसकी भी एक प्रक्रिया है। अगर वहाँ मौजूद किसी भी कपल को फर्स्ट बेबी होता है तो उनके जन्म के बाद से ही $750 हर महीने दिए जाते हैं, और ये अमाउंट उस कपल को तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है। यानी कि बच्चा जब तक 1 साल का होगा तब तक उस कपल के पास $9,000 होंगे, जो कि इंडियन करेंसी में 7,57,000 रुपए होते हैं। इनफैक्ट वहाँ की सरकार के अलावा वहाँ मौजूद कंपनीज भी कपल्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने में इनकरेज करने के लिए काफी कुछ कर रही है, जैसे कि वो अपनी कंपनी में जॉब करने वाले एम्प्लॉय को एक अपार्टमेंट या फ्लैट गिफ्ट करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस कपल को तीसरा बच्चा पैदा करना होगा। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि वहाँ की कंपनीज कितनी अच्छी होती है, वो अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर दे रही है, तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बूढ़ा हो चुका है। कंपनीज के कपल को सेपरेट रूम देने का मतलब है प्राइवेसी मेंटेन हो, और इस प्राइवेसी मेंटेन करने के चक्कर में कपल मूड में नए बच्चों को जन्म दे, जिससे उनकी कंपनी में एक नए एम्प्लॉय की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ के बच्चों की आबादी अब ज्यादा नहीं बची है। वहाँ पर हालात तो ये हैं कि आज वहाँ पर कई गांव भूतहा शहरों की तरह दिखते हैं, क्योंकि स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं हैं और वहाँ पर रहने के लिए लोग ही नहीं बचे हैं। इन जगहों में मौजूद घर ढह रहे हैं
और हमेशा चहल पहल से पूर्ण रहने वाले स्कूल्स अब खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं या उनमें मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं। और जिस गांव के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, नौगोक, ये उन्हीं गांव में से एक है जहां आज सारे स्कूल्स खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद साउथ कोरियन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।